यूपी में आज से 5 जुलाई तक आम महोत्सव। लखनऊ में सीएम योगी करेंगे आम महोत्सव का उद्घाटन। प्रदेश के आम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने पर रहेगा फोकस। यूपी टेट 2026 परीक्षा का दूसरा दिन आज 2 पालियों में आयोजित होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। हजारों अभ्यर्थी आज देंगे अपनी परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। एसआरटी ने गोपाल राव से की लंबी पूछताछ। खरीदी गई जमीनों के दस्तावेज मांगे। खरीद प्रक्रिया में गवाहों की लिस्ट मांगी। अमरनाथ गुफा के लिए पहला जत्था रवाना। पहलगाम और बालटाल से निकला श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सुरक्षा में तैनात 7,000 से ज्यादा जवान। यूपी में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। लोगों को सावधानी बरतने की अपील। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर। चंपत राय को जारी हो सकता है कारण बताओ नोटिस। अनिल मिश्रा को भी जारी हो सकता है नोटिस। दोनों से मांगा जाएगा लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला 6 जुलाई की ट्रस्ट बैठक पर सबकी नजर है। चंपत राय को नोटिस देने की तैयारी हो रही है। अनिल मिश्रा को भी नोटिस जारी की तैयारी है। दोनों से लिखित मौखिक जवाब मांगा जाएगा। जवाब के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बायलॉज के तहत पहले स्पष्टीकरण जरूरी होगा। बिना जवाब सीधे कार्रवाई नहीं। ट्रस्टियों की सहमति से होगा अंतिम फैसला। इस्तीफा या पद से हटाने पर भी हो सकता है विचार। आवश्यक बहुमत से ही होगा अंतिम निर्णय। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर में करोड़ों रुपए के चढ़ावे में हुई कथित चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। ट्रस्ट उनसे लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगेगा, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मामले की जांच कर रही एसआईटी और ट्रस्ट के समक्ष दान राशि की गिनती, सुरक्षा और वित्तीय लेन देन में कथित लापरवाही के कारण दोनों से जवाब तलब किया जाएगा। बढ़ते राजनीतिक दबाव और एसआईटी जांच के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा ने पहले ही ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित एसआईटी जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चंपत राय व अन्य पदाधिकारियों को कथित चोरी की जानकारी पहले से होने के बावजूद पुलिस को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई। तो एक एक नाम लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार जांच जारी है और ऐसे में अब ये जानकारी सामने आई है कि चंपत राय को नोटिस दिया जा सकता है। साथ ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा को भी नोटिस जारी किया जा सकता है। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर में करोड़ों रुपए में चढ़ावे में हुई कथित चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। ट्रस्ट उनसे लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगेगा, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां मामले की जांच कर रही एसआईटी और ट्रस्ट के समक्ष दान राशि की गिनती, सुरक्षा और वित्तीय लेन देन में कथित लापरवाही के कारण दोनों से जवाब तलब किया जाएगा। बढ़ते राजनीतिक दबाव और एसआईटी जांच के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा ने पहले ही ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य पदों से इस्तीफा दे दिया है।
और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद लगातार जांच जारी है और इसके साथ ही एसआईटी जांच में यह पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि चंपत राय या अन्य पदाधिकारियों को कथित चोरी की जानकारी पहले से होने के बावजूद पुलिस को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी। कई बड़े सवाल यहां खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को नोटिस जारी किया जा सकता है। ट्रस्ट के सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट के बायलॉज के तहत किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ बिना स्पष्टीकरण लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है। पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, फिर संबंधित पदाधिकारी का जवाब सुना और रिकॉर्ड पर लिया जाता है और जवाब पर विचार करने के बाद ही ट्रस्ट अंतिम फैसला लेता है। और यदि बैठक में किसी भी पदाधिकारी के इस्तीफे को स्वीकार करने या फिर पद से हटाने का प्रस्ताव आता है तो उस पर भी ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार आवश्यक बहुमत से ही फैसला होगा, यानी अंतिम निर्णय प्रक्रिया पूरी होने और ट्रस्टियों की सहमति के बाद ही लिया जाएगा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को संसद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी और ट्रस्ट को मंदिर निर्माण, प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े सभी निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी दी गई थी। केंद्र सरकार की ओर से तय नियमों पर ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार ही इसकी कार्यप्रणाली संचालित होती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए, अब अनिल मिश्रा और इसके साथ ही चंपत राय को नोटिस भी दिया जा सकता है। अब तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है? साधु के अविनाश शुक्ला को जो है पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है और क्योंकि इसकी जो है 48 घंटे की रिमांड मांगी गई थी, जिनमें की 24 घंटे की रिमांड मिली है, तब उसको रिमांड पर ले लिया गया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। जहां तक चंपत राय और अनिल मिश्रा की बात की जाए तो ये माना यह जा रहा है कि इनसे जो है जवाब मांगा जाएगा, यानी कि नोटिस जो है इनको जारी किया जाएगा, स्पष्टीकरण नोटिस जो है इनको भेजा जाएगा कि वो जो है अपना लिखित या फिर मौखिक जो है स्पष्टीकरण दे, कारण बताओ नोटिस जो जारी किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से 6 जुलाई को जो बैठक होने वाली है उस बैठक में यह तय किया जाएगा कि अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया जाए या नहीं किया जाए। फिलहाल अनिल मिश्रा और चंपत राय ने तो अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन नियम ये है ट्रस्ट का कि अगर कोई भी जो है इस्तीफा देता है तो 2/3 सदस्य का होना जरूरी होता है उस पक्ष। तो अगर 6 जुलाई को जिस तरह से जो बैठक बुलाई गई है 12 सदस्यीय टीम है, अब उसमें ये देखना होगा कि 2/3 सदस्य जो है किसके फेवर में जाते हैं, क्योंकि पहले जो है इस ट्रस्ट में 14 सदस्य थे, 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। और जिस तरह से एसआईटी की जांच जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, या फिर राम मंदिर ट्रस्ट कोतवाली की जो जांच है जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, कई खुलासे भी होते जा रहे हैं। 2 संदिग्धों के नाम भी अब सामने आए हैं। अभी फिलहाल जो है एसआईटी उसका खुलासा नहीं कर रही है। उनका यही कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके अलावा कुछ बैंक कर्मियों की भी संलिप्तता सामने आ रही है और ये माना जा रहा है कि जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें कई अहम सुराग जो है दोनों ही, यानी कि राम मंदिर जो कोतवाली है उनके सीईओ जो है उनको जानकारी मिली है। इसके अलावा जो एसआईटी की टीम है उन्होंने भी जो जांच की है उनमें भी जो दोषी पाए गए हैं। ये कहा जा सकता है कि अब इस प्रकरण में कुछ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कई नामों का खुलासा भी होता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, पहले ही 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जैसा कि आपने बताया कि 2 लोग और संदिग्ध बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कितने और बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो बड़े नाम हैं उनकी क्यों नहीं गिरफ्तारी की जा रही है, या फिर उनको इनके नाम जो है एफआईआर में क्यों नहीं दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं अगर पुलिस अधिकारियों की बात की जाए तो उनका यही कहना है कि मामले की विवेचना की जा रही है। अगर विवेचना में कोई भी नाम सामने आता है तो उसको एफआईआर में बढ़ाया जाएगा, यानी कि विवेचना में कुछ नाम को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अब इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष भी लगातार जो है काफी ज्यादा आक्रामक है। उनका यही कहना है कि सरकार एसआईटी का तो गठन कर देती है और जो छोटी मछलियां होती
होती हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो बड़ी मछलियां होती हैं वो जाल में नहीं फंसती हैं। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरह से एसआईटी ये जांच करती है और 15 जुलाई तक उनको अपना रिपोर्ट भी सबमिट करना है। आज 3 तारीख हो गई, यानी कि 12 दिन और बचे हुए हैं। तो अब एसआईटी को भी अपनी जांच जो है काफी तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा प्रकरण ऐसा है कि आज का नहीं है बल्कि विगत कई सालों से चला रहा है। और शायद यही कारण है कि जो ऑडिट टीम है वो विगत 5 वर्षों का लेखा जोखा भी मांगा है, जिनमें कि कुछ लेखा जोखा ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध करा दिया गया है, जबकि अभी बहुत से जो है लेखा जोखा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो अब सवाल ये भी है कि ट्रस्ट की ओर से कब तक जो है एसआईटी को लेखा जोखा जो है उपलब्ध कराया जाता है, उसी के आधार पर जो है एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। और इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट कोतवाली है, उस जो विवेचक है सीओ साहब, वो भी जो है पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। उन्होंने उनसे, और शायद यही कारण है कि जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके परिवार के यहाँ लगातार जो है पुलिस ने दबिश भी दी है और कई कागजात भी बरामद किए हैं। और ये माना जा रहा है कि अब एडीए यानी कि अयोध्या विकास प्राधिकरण उनको नोटिस देगी, क्योंकि जो भी पैसा गबन किया गया है उस पैसे की वसूली की जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए 6 जुलाई को एक अहम बैठक भी है और ऐसे में देखिए क्या लगता है कि दोनों लोगों को नोटिस देने के बाद क्या उन्हें अपने पक्ष रखने का भी मौका मिलेगा? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कारण बताओ नोटिस के बाद जो है उनको पूरा समय दिया जाएगा कि वो अपनी भी चीजों को लिखित या फिर मौखिक जानकारी दे, ट्रस्ट को भी दे और इसके अलावा पुलिस को भी दे, एसआईटी को भी दे। और यही कारण है कि कारण बताओ नोटिस जारी होने की बात सामने आ रही है। और 6 जुलाई की जो बैठक है वो काफी अहम बैठक मानी जा रही है और इस बैठक में ये तय होगा कि क्या वाकई में चंपत राय का जो इस्तीफा था, अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा था, उसको मंजूर कर लिया गया है कि नहीं मंजूर किया गया है। क्योंकि ट्रस्ट का एक ये भी नियम है कि अगर उनको महासचिव सचिव पद से हटाया भी जाता है तो भी वो आजीवन ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे, क्योंकि ऐसा बर्नार्ड उस ट्रस्ट में है। तो अब देखना ये भी होगा कि क्या उसमें कुछ संशोधन किया जाता है या फिर जिस तरह से एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है उनमें किन किन नामों का खुलासा होता है। तो अब थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहा जा सकता है जो समय है काफी तेजी से आगे बढ़ेगा और जो विवेचना है वो भी काफी तेजी से एसआईटी और स्थानीय जो पुलिस है अपनी विवेचना को आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सबकी नजर 6 जुलाई की बैठक पर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो लगातार अब इस पूरे मामले पर एक एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं और देखिए अब ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि चंपत राय और इसके साथ ही अनिल मिश्रा को नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। और देखिए अब ये बड़ा मामला लगातार सामने आ रहा है। ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को बैठक में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा। दोनों से प्रकरण पर लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर भी दिया जाएगा। इसके बाद ट्रस्ट अपने बायोलॉज और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप आगे फैसला ले सकता है। तो ट्रस्ट के सूत्रों का यह भी कहना है कि ट्रस्ट के बायोलॉज के तहत किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ बिना स्पष्टीकरण लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है। पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। निकाह, 3 तलाक और हलाला मामले में राहत से इनकार, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निकाह, 3 तलाक और हलाला मामले में राहत से इनकार, धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं, एफआईआर रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी से आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की सख्त टिप्पणी, 3 तलाक, हलाला जैसे मुद्दे पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला। और ये देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला, 3 तलाक और हलाला पर ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट का सामने आया है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी से आरोपियों को ये बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है, जहां हाईकोर्ट ने कहा कि निकाह, 3 तलाक और हलाला मामले में राहत से इनकार किया, धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं है, एफआईआर रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है।
और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी में 4000 मदरसों की जांच होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से, जहां यूपी में 4000 मदरसों की जांच होगी। विदेशी फंडिंग और आय के सोर्स की जांच होगी। एटीएस की कार्रवाई पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया है। एटीएस ने जांच प्रक्रिया को तेज कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। एटीएस ने जांच प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। तो बड़ी जानकारी, जहां उत्तर प्रदेश में लगभग 4000 मदरसों में विदेशी फंडिंग और अज्ञात आय स्रोतों की एटीएस जांच और तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जांच प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और जांच रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त करीब 4000 मदरसों के विदेशी कनेक्शन, अज्ञात आय के स्रोतों और संदिग्ध वित्तीय लेन देन की गहन छानबीन की जा रही है। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब एटीएस और जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है, ताकि फंडिंग के असली उद्देश्य और स्रोतों का पता लगाया जा सके। विदेशी फंडिंग और आय के सोर्स की जांच होगी और ऐसे में एक तरह से कहे तो ये बड़ा एक्शन हुआ है, जहां 4000 मदरसों की अब जांच होगी। हाईकोर्ट द्वारा मदरसों में विदेशी चंदा और अज्ञात स्रोतों से आय की एटीएस जांच रोकने वाली याचिका खारिज होने के बाद अब जांच की मांग तेज हो गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि 4000 मदरसों पर गाज गिर सकती है। राज्य में संचालित मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त 4000 मदरसों को अज्ञात स्रोतों और विदेशी सहायता दिए जाने की सरकार से शिकायत हुई थी और इस मामले में सरकार ने एसआईटी बनाई थी, जहां 17 दिसंबर 2025 को आतंकवाद रोधी इकाई के आईजी की अध्यक्षता में यह बैठक में 3 बिंदुओं की जांच का निर्णय लिया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को तत्कालीन निदेशक अंकित कुमार अग्रवाल ने 9 जनवरी 2026 को डीएमओ को भेजे गए निर्देश में कहा कि मदरसों की जांच कर एटीएस कर रही है और ऐसे में मदरसा प्रबंधकों के बैंक खातों में लेन देन का सत्यापन कराया जाए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब 4000 मदरसों की जांच होगी। रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, एटीएस की कार्रवाई पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई और 4000 मदरसों की अब जांच होगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो भी मदरसे चल रहे थे, लगभग 4000 मदरसे हैं जो संगठित रूप से चल रहे हैं या फिर असंगठित रूप से चल रहे हैं। उनकी जांच एटीएस कर रही थी और एटीएस की जांच पर रोक लगाने के लिए एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हालांकि उसे खारिज कर दिया है और एटीएस की जांच प्रक्रिया को जारी रखने का एक हिसाब निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि 4000 मदरसों की जांच हो रही है। इसमें सबसे मुख्य जांच है कि जो विदेशी फंडिंग आती है, आय का सोर्स जो है मदरसों का, वो कहाँ से आता है, इसे कौन देता है, कैसे लोग हैं, क्या व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं या किसी ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो समाज में अशांति फैलाने का भी काम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं कि मदरसे तो कुछ ऐसे मदरसों का कनेक्शन ऐसे संगठनों से पाया गया है कि जो कहीं ना कहीं अशांति की बातें करते हैं और अशांति फैलाने के लिए काम भी करते हैं। ऐसे में एटीएस एक अकाउंट उनका जो डिटेल है उसकी जांच कर रहा है कि फंडिंग आ रही है तो क्यों आ रही है, कहां से आ रही है और कितनी आ रही है, और फंडिंग आने के बाद क्या मदरसे में जो छात्र आते हैं उनके ऊपर वो खर्च होता है या फिर किसी की व्यक्तिगत अय्याशी में, ये व्यक्तिगत कमाई में, व्यक्तिगत शौक पूरा होने में खर्च हो रहा है। बिल्कुल रमन, क्या सभी मदरसों की जांच होगी या फिर जो संदिग्ध मामला है सिर्फ उसकी होगी? उत्तर प्रदेश में लगभग सभी मदरसों की जांच होनी है। हालांकि कुछ ऐसे मदरसे हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी मदरसे हैं, छोटे बड़े मदरसे, उन सब की जांच होनी है और जांच बहुत ही सघन प्रक्रिया से होकर गुजरेगी, क्योंकि मामला जो है उस देश की सुरक्षा से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश की शांति और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल, मदरसा प्रबंधन या फिर संबंधित संगठनों की इस कार्रवाई पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? अभी तक कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि याचिका खारिज होने के बाद में अभी हो सकता है कि अभी कोई प्लानिंग कैसी योजना चल रही हो कि आगे किस कोर्ट में इस याचिका को डाला जाए। ऐसे में अभी कोई बयान तो नहीं आया है अभी किसी भी संगठन का। बिल्कुल, देखिए, इस कार्रवाई के बाद कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और ऐसे में क्या सरकार का ये कहना है कि ये कार्रवाई केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, क्योंकि इसमें मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त दोनों ही मदरसे आ रहे हैं? बिल्कुल, सबसे अहम जो है वो जो पारदर्शिता है उसका तय होना है, क्योंकि वैध और अवैध जो मदरसे हैं, वैध में तब भी एक व्यवस्था है, सरकार उसे देखती है, सरकार मॉनिटरिंग करती है, सरकार के संगठन मॉनिटरिंग करते हैं, अल्पसंख्यक विभाग मॉनिटरिंग करता है। लेकिन तमाम ऐसे मदरसे हैं जो बन गए हैं, उनकी इमारतें बन गई हैं, वहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, लेकिन उनका कोई ब्यौरा स्पेशल नहीं रहता है। बच्चे कुछ रहते हैं, दिखाया कुछ जाता है, फंडिंग कुछ और होती है, फंडिंग दिखाई कुछ हो जाती है। ऐसे में उनको सबको जो एकदम से अवैध है उनको बंद करना है, जो एक व्यवस्था से चल रहे हैं, जो किसी प्राइवेट कंपनी से पैसा, प्राइवेट व्यापारियों से पैसा लेकर व्यवस्थित चल रहे हैं, उनको सरकार कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन उसकी सबसे पहले सबकी जांच सरकार करा के फिर तय करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मुरादाबाद से बड़ी खबर, नवविवाहिता ने की आत्महत्या, पंखे से लटका मिला महिला का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मुरादाबाद से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक नवविवाहिता ने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया। हालांकि परिजन का यह आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है। हालांकि महिला के शव को अब कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस बीच तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुरादाबाद से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक नवविवाहिता ने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का ये बड़ा आरोप है कि महिला ने आत्महत्या नहीं बल्कि महिला की हत्या की गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मुरादाबाद से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक नवविवाहिता ने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि परिजनों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला का पंखे से लटकता हुआ शव मिला है। तो मुरादाबाद क्षेत्र में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां परिजनों का आरोप है कि महिला की हत्या की गई है। नवविवाहिता थी, अभी हाल ही में इस महिला का विवाह हुआ था, लेकिन इस बीच उसका शव इस तरह से पंखे पर लटकते हुए मिलना कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। हालांकि ससुराल पक्ष बता रहा है कि महिला ने आत्महत्या किया है, लेकिन वही महिला के परिजनों ने बताया है कि महिला की हत्या हुई है। पंखे से लटकता हुआ महिला का शव मिला। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। इस पूरे मामले में परिजनों का यह भी आरोप है कि दहेज के लालच में यह हत्या की गई है। घरेलू विवाद बताया जा रहा है। और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुरादाबाद से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला का पंखे से लटकता हुआ मिला शव बरामद हुआ है। ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला ने आत्महत्या किया है, लेकिन वही महिला के परिजनों का ये बड़ा आरोप है कि महिला ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। घरवान ने मुकट ने मारी है, सबने मारी है, मुकट ने सबने मारी है, सबने। आपको कैसे सूचना मिली? हम पंखा लटकी मिली है। सूचना कैसे मिली आपको? के बाद देर रात से लग रही है, भीतर से ना लग रही है।
किवाड़ अगर भीतर से लगी होती तो लड़की फांसी जगह अपने आप मत थी। और किवाड़ लग रही है बैराज से। हाँ, फांसी लगा के मार के टांग के और तो किवाड़ लगा के पता चलेगा कि वो। आप कब आए यहाँ पर? हम अभी आए हैं। कोई खबर ना दी? हमें कोई खबर ना दी। कोई और आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ टीईटी परीक्षा का पेपर देकर वापस लौट रही थी। तभी आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर थाना इत्मादपुर क्षेत्र के सचिन ड्रीम कॉलोनी के सामने यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।